हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को लेकर। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ क्या होती हैं और किस तरह से ये बच्चों को अफेक्ट करती हैं, उनके लिए कितनी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। इनको समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बच्चे देखने में बिल्कुल ठीक लगते हैं, नॉर्मल लुकिंग बच्चे जिनका IQ एवरेज या अबव एवरेज रहता है, लेकिन कुछ एरियाज़ में उनको डिफ़िकल्टीज़ होने की वजह से बच्चे एकेडमिक में या सोशल डिफ़िकल्टीज़ के चलते या लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज़ के चलते बच्चे बाकी बच्चों से पीछे रह जाते हैं। उन्हें वो डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती हैं जो हिडन रहती हैं, जिनके बारे में कोई समझ नहीं पाता है और कई बार वो खुद भी नहीं जान पाते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ एक ऐसा ग्रुप है डिसेबिलिटीज़ का जिसमें बच्चों को अलग अलग तरह की डिसेबिलिटीज़ रहती हैं। डिसेबिलिटीज़ जो बच्चों की राइटिंग को अफेक्ट करती हैं, उनकी रीडिंग को अफेक्ट करती हैं, उनकी लैंग्वेज को, उनके सोशल स्किल्स को, उनके अटेंशन स्पैन को। इसके अलावा इनका इम्पैक्ट जो है रहता है लर्निंग डिसेबिलिटीज़ का, वो और भी ज़्यादा वाइड रहता है कि बच्चों की सोशल लाइफ उससे अफेक्ट होती है। बच्चों के रिलेशंस, उनके फ्रेंड्स, उनके पीयर ग्रुप या उनकी फैमिली की बात करूं या फिर कोई भी रिलेशन है, उनमें भी उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है बच्चों की लाइफ पर। इसीलिए अगर शुरुआत में ही हम इन चीज़ों को समझ लें, बच्चे की डिफ़िकल्टीज़ को समझ लें, क्योंकि कई बार लर्निंग डिसेबिलिटी का पता नहीं चलता है क्योंकि ये हिडन डिसेबिलिटी होती है। इस वजह से इसको डायग्नोज नहीं किया जा सकता जल्दी, क्योंकि पहले सबसे ज़रूरी होता है कि अगर हम इस IQ बच्चे का करवाना चाहते हैं तो बच्चे का IQ एवरेज रहता है, देखने में बच्चे बिल्कुल ठीक लगते हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है हम शुरुआत में बच्चों पर ध्यान दें कि हमारे बच्चे को किसी एरिया में डिफ़िकल्टीज़ नहीं है। वो कौन कौन से एरियाज़ हैं जो बच्चों की लर्निंग को अफेक्ट कर सकते हैं या जिनमें बच्चों को डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं, उस बारे में मैं डिस्कस करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊँगी कि जो बच्चे डायग्नोज नहीं हो पाते हैं, आगे चलकर उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम होती हैं। बहुत ज़रूरी रहता है बच्चों को शुरू में डायग्नोज करवाना अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को ऐसी कोई डिफ़िकल्टीज़ है जो मैं आपसे अभी बताने वाली हूँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चों का पता जब बच्चे स्कूल में चले जाते हैं तब पता चलता है कि बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी है, या फिर कई बार तो बच्चों को पता ही नहीं चलता कि उन्हें लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, जिसकी वजह से वो समझ नहीं पाते हैं कि मुझे किस वजह से डिफ़िकल्टी होती है या मैं बाकी बच्चों की तरह से क्यों नहीं वो काम कर पाता जो बाकी बच्चे ईज़िली कर पाते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि हम बच्चों की डिफ़िकल्टीज़ को समझें। शुरुआत में ही बीइंग ए पेरेंट हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम बच्चों की डिफ़िकल्टीज़ को समझ के कोशिश करें उन्हें क्योर करने की, ट्रीट करने की। लर्निंग डिसेबिलिटी लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम है, जिसे कई लोग पूछते हैं मुझसे कि लर्निंग डिसेबिलिटी को क्या फिक्स किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। लेकिन लर्निंग डिसेबिलिटी एक लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम है जो नर्वस सिस्टम के डिसफंक्शन की वजह से बच्चों में आती है। यह है ज़्यादातर इम्पैक्ट रहती है, इम्पैक्ट के रूप में कॉमॉर्बिड या मैं कहूँ कि दूसरी कंडीशंस के साथ में ज़्यादा रहती है। चाहे मैं ASD की बात करूँ, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम जिन बच्चों को रहता है, उन बच्चों को लर्निंग डिसेबिलिटी ऑटोमेटिकली साथ में आती है। इसके अलावा ADHD बच्चे या जिनको सेंसरी इम्पेयरमेंट रहती है, लर्निंग डिसेबिलिटी का कारण रहता है कुछ ऐसे जेनेटिक और न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स रहते हैं जो बच्चों की ब्रेन के उस पार्ट की फंक्शनिंग को अफेक्ट करते हैं जिनका सीधा संबंध रहता है लर्निंग के साथ में, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ लर्न करनी उनके लिए मुश्किल हो जाती है। इसीलिए हम इन्हें लर्निंग डिसेबिलिटीज़ का नाम देते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी का पता होना या उसका इवैल्यूएशन क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है ताकि हम बच्चों को समझ पाएँ, उनकी डिफ़िकल्टीज़ को समझ पाएँ और उसके हिसाब से उन्हें ट्रीट कर पाएँ। हमें बीइंग ए, अगर आपके बच्चे को लगता है कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की इशू है, तो हमें बीइंग ए पेरेंट बहुत सी चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है ताकि बच्चे को मुश्किलें ना हो, जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेट ना हो। क्योंकि कई बार लर्निंग डिसेबिलिटी के चलते बच्चे काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं जब वो चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। अब हम जानेंगे कि वो कौन कौन से साइन हैं जो आप बीइंग ए पेरेंट नोटिस कर सकते हैं अपने बच्चों में। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे में ये साइंस हैं तो हो सकता है कि बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी के इश्यूज़ हों। सबसे पहले बच्चों का अटेंशन कम रहता है, ध्यान नहीं दे पाते हैं, किसी भी काम को टाइम पर पूरा नहीं कर पाते हैं, फोकस नहीं कर पाते हैं किसी चीज़ पर। इसके अलावा डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी होते हैं, बहुत इजीली डिस्ट्रैक्ट होते हैं। आसपास का एटमॉस्फेयर उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और सीख नहीं पाते हैं। ये बच्चे कई बार डे ड्रीमर्स के नाम से भी इनको बुलाया जाता है कि बच्चे लॉस्ट रहते हैं, ध्यान स्कूल में या क्लास में उनका कम रहता है, रेस्टलेस बिहेवियर्स रहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें वो फोकस करने में उन्हें परेशानी हो सकती है। इसके अलावा बच्चों को लेटर्स याद करने में, शेप्स को याद करने में, नंबर्स को याद करने में डिफ़िकल्टी हो सकती है। लेटर्स को मिस कर जाते हैं, वर्ड्स को समझना, उसमें कौन कौन से साउंड्स हैं उन्हें अलग अलग कर पाना, या वर्ड्स के बीच में साउंड को डिफ्रेंशिएट कर पाना, जैसे कि M और N साउंड को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। ऐसी कुछ डिफ़िकल्टीज। इसके अलावा स्पोकन लैंग्वेज को समझ पाने में, जो कोई बोल रहा है उसको समझने में उनको परेशानी होती है। इसके अलावा उन्हें पेंसिल को होल्ड करने में परेशानी रहती है,
हैंड राइटिंग बहुत ख़राब रहती है, लिखने में परेशानी रहती है, जो चीज़ वो सोचते हैं उसे ड्रॉ नहीं कर पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं, एक फंक्शन प्रॉपर नहीं रहता है ब्रेन का, आइज़ का और हाथ का, आई हैंड कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम रहती है। कई बार लेटर्स को उल्टा लिखते हैं, पी और बी में कंफ्यूज हो जाते हैं, या फिर सिमिलर लुकिंग जो लेटर्स या साउंड्स हैं उनमें वो कंफ्यूज रहते हैं। वोकैबुलरी अच्छे से बन नहीं पाती है, जिसकी वजह से उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट पे फ़र्क पड़ता है। क्योंकि लर्निंग डिसेबिलिटी ना सिर्फ बच्चों की रीडिंग राइटिंग को अफेक्ट करती है, बल्कि उनकी रीजनिंग स्किल्स, उनकी मेमोरी को अफेक्ट करती है। मेमोरी का सीधा कनेक्शन रहता है हमारे सीखने की शक्ति के साथ में। इसके अलावा किसी काम को पूरा करना है या स्टोरी को पढ़ना और उसे सीक्वेंस में रखना, ऑर्डर में रखना, क्योंकि प्लानिंग में भी प्रॉब्लम रहती है बच्चों को, सीक्वेंसिंग में प्रॉब्लम रहती है। ब्रेन का जो पार्ट ये सब चीज़ें जो रिस्पॉन्सिबल रहता है, जैसे उस पार्ट की फंक्शनिंग में प्रॉब्लम होने की वजह से बच्चे वो चीज़ें इतनी आसानी से नहीं सीख पाते हैं और उन्हें काफ़ी मुश्किलें पेश आती हैं। चाहे मैं चीज़ों को कॉम्प्रीहेंड करने की बात करूँ, लैंग्वेज को कॉम्प्रीहेंड करने की बात करूँ, या सोशल क्यूज़ या नॉन वर्बल क्यूज़ को भी कॉम्प्रीहेंड करने की बात करूँ, तो बच्चे नहीं समझ पाते हैं। बच्चे बॉडी लैंग्वेज को नहीं समझ पाते हैं, बच्चे स्पोकन वर्ड्स को समझने में भी उनको कई बार डिफ़िकल्टी होती है। उस वजह से बच्चे काफ़ी फ्रस्ट्रेट होते हैं और कई बार इमोशनल आउटबर्स्ट देखने को मिलता है इन बच्चों में। इसके अलावा रूटीन में चेंज होना वो भी उन्हें पसंद नहीं आता है। सबसे पहली टाइप रहती है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में बच्चों को लैंग्वेज रीडिंग में डिफ़िकल्टीज आती हैं, जिसका असर उनके एकेडमिक स्किल्स पर पड़ता है। हैंड राइटिंग पुअर रहती है, अपनी थॉट्स को, अपनी जो चीज़ वो लिखना चाह रहे हैं वो नहीं लिख पाते हैं, या इसके अलावा हैंड राइटिंग काफ़ी ख़राब रहती है बच्चों की, पेंसिल सही से पेंसिल ग्रिप नहीं बना पाते हैं, क्योंकि बच्चों की लिखने और सोचना, उन दोनों की प्रोसेसिंग में, उन दोनों के कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। कुलिलिया का मतलब रहता है कि बच्चे को सीधा रिलेशन रहता है इसका मैथ के साथ में। मैथ्स के इस बच्चे के वीक रहते हैं, नंबर्स कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते हैं। बच्चों को लाइफ स्किल जैसे कि टेलिंग टाइम या पैटर्न मैचिंग, ये सब चीज़ें काफ़ी मुश्किल लगती हैं। मैथ फैक्ट्स में प्रॉब्लम रहती है, बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम्स में प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा कुछ बच्चों को ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर रहता है। ऑडिटरी प्रोसेसिंग का मतलब होता है साउंड्स को डिफ्रेंशिएट ना कर पाना, उनकी ऑर्डर को ना समझ पाना। इसके अलावा जो बच्चे हैं वो बैकग्राउंड नॉइस में से किस आवाज़ को फ़िल्टर करना है, कौन सी चीज़ उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, वो नहीं समझ पाते हैं। जैसे कि आपकी आवाज़ को या स्कूल में टीचर की आवाज़ को बाकी सब आवाज़ों को अलग करके समझना और उस पर ध्यान दे पाना, ये पॉसिबल नहीं हो पाता जिन बच्चों को ऑडिटरी प्रोसेसिंग में डिफ़िकल्टी रहती है। जिन बच्चों को लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर रहता है, लैंग्वेज प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम रहती है, उन बच्चों को रिसेप्टिव भाषा को समझने में और उसे एक्सप्रेसिव, उसे बोलने में समस्या हो सकती है। कई बार मिसअंडरस्टैंड किया जाता है कि बच्चे को इसमें बोलने में प्रॉब्लम रहती है। ऐसा नहीं है, बच्चों को नॉन वर्बल क्यूज़ को समझने में प्रॉब्लम रहती है। बच्चे बॉडी लैंग्वेज को नहीं समझ पाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा कुछ बच्चों को विजुअल परसेप्चुअल स्किल्स में प्रॉब्लम रहती है। विजुअल मोटर इंटीग्रेशन सही नहीं जिन बच्चों का रहता है, उन्हें आई हैंड कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। पेंसिल को सही तरह से चलाने, सही डायरेक्शन में चलाने में प्रॉब्लम हो सकती है। किसी चीज़ को कहीं से लेना है और उसे कॉपी करना है, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे बच्चे जब लिखते हैं या पढ़ते हैं, उनकी आई मूवमेंट्स थोड़ी सी डिफरेंट वे में होती हैं, थोड़ी अनयूजुअल लगती हैं हमें, लेकिन कारण वे समझ नहीं पाते कि उनके साथ ऐसा क्यों होता है। ऐसे में ज़रूरी है हम इन डिफ़िकल्टीज़ को समझें ताकि हम उन्हें सही से ट्रीट कर पाएँ। ये सभी वो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हैं जो अक्सर बच्चों में देखी जा सकती हैं। अगर आपका बच्चा नॉर्मल स्कूल्स में, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो ध्यान नहीं दे पाते हैं, कारण बहुत से ऐसे रहते हैं, लेकिन हमें उन डिफ़िकल्टीज़ को समझने की ज़रूरत है कि बच्चा आखिर क्यों ध्यान नहीं दे पा रहा है या क्यों वो सीख नहीं पा रहा है। इन्हें जानना ज़रूरी इसलिए है ताकि उनकी आने वाली लाइफ अफेक्ट ना हो, उनकी डिफ़िकल्टीज़ इतनी ना बढ़े कि बच्चा बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाए। हमें शुरुआत में ही बच्चों की इन चीज़ों को, इन डिफ़िकल्टीज़ को समझने की ज़रूरत है और उसे उन्हीं हिसाब से ट्रीट करने की ज़रूरत है। उसके लिए कुछ ऐसी टिप्स और थेरेपीज़ रहती हैं जो बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं, जिसे हम इंडिविजुअलाइज्ड प्लान कहते हैं। इंडिविजुअलाइज्ड यानी IEP एक ऐसा प्लान होता है जिसमें आपके बच्चे को पूरा ध्यान में रखकर उसके हिसाब से ही उसके लिए गोल सेट किए जाते हैं कि उसको किस एरिया में डिफ़िकल्टी है और उस हिसाब से ही उसको ट्रीट किया जाना।
ऐसे में बच्चों को ऑक्यूपेशनल थेरेपी मदद कर सकती है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में बच्चों को कुछ विजुअल ऐसे सपोर्ट सिस्टम देना जिससे कि बच्चे वो काम कर सकें। जिन बच्चों को फाइन मोटर में प्रॉब्लम रहती है पेंसिल को होल्ड करने में, उन बच्चों को ऑक्यूपेशनल थेरेपी से काफ़ी हेल्प मिलती है। बच्चों के ये इश्यूज़ काफ़ी हद तक ठीक होने लगते हैं। इस एक्टिविटी में मैंने बच्चे को स्पेसिफिक उसका नाम के लेटर्स उसमें और लेटर्स के साथ दिए हैं कि बच्चे को उनके अपने नाम के लेटर्स को ढूंढना है और उन्हें ज्वाइन करना है। जिन बच्चों को अक्सर प्रॉब्लम रहती है, जो बच्चे मिस कर जाते हैं लेटर्स को, नंबर्स को, या चीज़ों को, स्पेस की जानकारी कम रहती है, डायरेक्शन मूव नहीं करना आता कि इस डायरेक्शन में पेंसिल को मूव करना है, इन चीज़ों के बारे में पता होना, या कुछ बच्चे जो ओमिट कर जाते हैं, यूनिवर्सल करते हैं, उनके लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ आप घर पर डिज़ाइन कर सकते हैं जो बहुत ईजी हैं। इसके अलावा कुछ वर्कशीट्स मेरी मैगज़ीन में रहेंगी जो आपको हेल्प करेंगी बच्चों की इन स्किल्स पर वर्क करने में। इसके अलावा जिन बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग में डिफ़िकल्टी रहती है, उन्हें इंस्ट्रक्शन के साथ में प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करना है, उन्हें पूरे विजुअल के साथ में उन्हें ये चीज़ें बताना ताकि बच्चे इसलिए उस चीज़ को कर पाएँ जो उन्हें करने में काफ़ी वक्त लग सकता है या कई बार वो पूरा नहीं कर पाते हैं क्योंकि प्लानिंग और सीक्वेंसिंग में उनको प्रॉब्लम हो रहता है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी हेल्प करती है बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाने में। कुछ ऐसी चीज़ें बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे कि बच्चों की लाइफ काफ़ी ईजी हो जाती है, उनके लिए चीज़ें काफ़ी प्रेडिक्टेबल हो जाती हैं, फ्रस्ट्रेशन कम हो सकता है बच्चों का। लर्निंग डिसेबिलिटी एक लाइफ लॉन्ग कंडीशन है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन बच्चे को इम्प्रूव किया जा सकता है, उसकी डिफ़िकल्टीज़ को कम किया जा सकता है। जिन बच्चों को अक्सर प्लानिंग में या सीक्वेंसिंग में, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स में प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ सिंपल वेज में उन्हें देना जिससे हम बच्चों की इन स्किल्स को टारगेट कर सकें ताकि बच्चे को स्किल्स इंप्रूव हो सकें। बच्चों को अक्सर लेटर्स और साउंड को समझने में प्रॉब्लम रहती है। कुछ ऐसे टॉयज़ बच्चों के साथ यूज़ किए जा सकते हैं जिसमें मैं बच्चे को साउंड बता रही हूँ और बच्चे को लेटर को फाइंड करना है। इस एक्टिविटी में मैं मैग्नेटिक बोर्ड को यूज़ कर रही हूँ जिसमें बच्चे अपनी सेंसरी पर बच्चे काम कर रही हूँ, सेंसरी अप्रोच जिसे हम कहते हैं, मल्टी सेंसरी अप्रोच पर बच्चे के विजुअल डिस्क्रिमिनेशन स्किल्स पे काम कर रही हूँ, साथ ही बच्चे को लेटर्स और साउंड का आइडेंटिफिकेशन हो। स्पीच थेरेपी की बात करूँ या राइटिंग की बात करूँ, बच्चों को मल्टी सेंसरी अप्रोच देना बहुत ज़रूरी है। मल्टी सेंसरी चीज़ें चाहे डूइंग के साथ बच्चा करके, देख कर, सुनकर, सभी तरह की सेंसेस जिसमें यूज़ हो, कुछ ऐसी चीज़ें बच्चों को करवाना, ऐसी एक्टिविटीज़ करवाना जिससे कि बच्चे पूरी तरह से उस चीज़ पर ध्यान दे पाए। अगर आप बच्चे की सभी सेंसेस पे वर्क करती हैं तो बच्चे इजीली उस चीज़ को समझ पाते हैं। इस एक्टिविटी में मैं यूज़ कर रही हूँ साल्ट को। साल्ट बच्चों को टैक्टाइल इनपुट देता है, बच्चे से बहुत इंजॉय करते हैं। जैसे मैंने 10 दिया बच्चे को तो बच्चे ने 1 के साथ ही 0 को मिक्स किया। जिन बच्चों को स्पेस को लेकर डिफ़िकल्टी रहती है, ऐसे बच्चों को कुछ इस तरह से टेक्निक से सिखाना, जैसे मैंने अब दोबारा से नंबर लगाए हैं तो बच्चा उन्हें देख रहा है और उसके ऊपर ही उसको ट्रेस कर रहा है। इससे बच्चे स्पेस की अवेयरनेस समझते हैं कि एक लेटर से दूसरे लेटर को किस तरह से उन्हें दूर रखना है। इसके अलावा जिन बच्चों को कॉपी करने में डिफ़िकल्टी रहती है, बच्चों को, उनको हम कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ दे सकते हैं कि जैसे मैं सामने नंबर रख रही हूँ और बच्चे को उसे देखकर उसे कॉपी करना है। इस एक्टिविटी में मैं साउंड्स पे काम कर रही हूँ। बच्चे के सामने पिक्चर रखी है और मैं पिक्चर्स के साथ में पहला कि ये पिक्चर किस चीज़ की है उसका फर्स्ट लेटर ढूंढो और उसे मैच करो। ये एक्टिविटी बच्चों में रिकॉग्निशन को, लेटर्स रिकॉग्निशन को बढ़ाती है और साथ ही बच्चे साउंड्स को समझते हैं, लेटर्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, जो कि बहुत मुश्किल रहता है कुछ बच्चों के लिए जिन्हें रीडिंग को लेकर डिफ़िकल्टीज रहती हैं। हाँ, इस एक्टिविटी में मैं किसी पिक्चर को यूज़ नहीं कर रही हूँ, बच्चे को सिर्फ सुनना है और सुनकर उसे वो मैच करके वर्ड बनाना है। जो मैं वर्ड बोल रही हूँ, मैंने उसे सैड बोला है, मैट बोला है, जो वर्ड भी मैं बोल रही हूँ, बच्चा उसमें छिपे हुए साउंड्स को अलग अलग से आइडेंटिफाई करके, पहचान कर उन्हें एक सही ऑर्डर में रख रहा है, जो कि अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम रहती है जिन बच्चों को लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के इश्यूज रहते हैं। मेरे स्पीच और लैंग्वेज के कुछ ऐसे गोल सेट करना कि उन्हें ये अचीव करने हैं एक टाइम तक, पीरियड तक, तो ये चीज़ की उनके लिए टारगेट सेट करते रहना और धीरे धीरे इस छोटे छोटे स्टेप्स के साथ में उन्हें वो टारगेट अचीव करने में हेल्प करना, ये बहुत ज़रूरी रहता है। ऐसे में बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इंडिपेंडेंट होने लगते हैं, बच्चों की डिफ़िकल्टीज़ काफ़ी कम हो जाती हैं, बच्चे फैमिली में अपने फ्रेंड्स के साथ में कंफर्टेबल होने लगते हैं, बच्चों को डेली लिविंग की एक्टिविटीज़ ईजी हो जाती हैं बच्चों के लिए करनी। इसके अलावा कुछ बच्चों को हेल्प मांगना नहीं आता है, किस तरह से हैंड रेस करके हेल्प मांगनी है, वो चीज़ें आप बच्चों को सिखा सकते हैं। आपका पॉजिटिव होना, उनको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि आप उसके लिए, उसका सपोर्ट सिस्टम है, आपका उसको सपोर्ट करना ज़रूरी है, उसे प्रेज़ करते रहना, रिइंफोर्स करते रहना और उसे ये एहसास ना होने देना कि उसके लिए कितनी मुश्किलें हैं,
उन्हें ये बताना कि मैं आपके साथ हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। उन्हें कोई भी काम इंस्ट्रक्शन दिया अपने पिक्चर टाइम टेबल के साथ में दीजिए, कोई भी काम है करना है उसे पूरा करना है, वो सब चीज़ें अगर बच्चे के सामने में विजुअली क्लियर रहती हैं तो बच्चे उस चीज़ को समझ पाते हैं। बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है उस सपोर्ट की, उस मोटिवेशन की जो उन्हें नहीं मिलता है, स्कूल में कम मिलता है, या अगर हम बीइंग ए पेरेंट घर पर बच्चे के साथ काम कर रहे हैं तो ज़रूरत है कि हम उसकी मुश्किलों को समझें। आपका बच्चा फ्रस्ट्रेट ना हो, उसमें वो कॉन्फिडेंस आए जो कहीं ना कहीं खो गया है, जिसका असर उसकी लर्निंग पर पड़ रहा है, उसके एकेडमिक स्किल्स पर पड़ रहा है। बीइंग पेरेंट हमें ये समझने की ज़रूरत है कि बच्चे की लर्निंग डिसेबिलिटी को हम पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए एक सोशल और इमोशनल सपोर्ट बन के रहना वो आपका बहुत ज़रूरी है, ताकि क्योंकि आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड बच्चों को बहुत हद तक प्रभावित करता है। आपको उनको सोशल और इमोशनल सपोर्ट देने की ज़रूरत है, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। बीइंग ए पेरेंट हमें ये चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि हमारे बच्चे को डिफ़िकल्टीज़ कुछ एरियाज़ में हैं, लेकिन कुछ एरियाज़, कुछ उसके टैलेंट्स, उनके कुछ ऐसी चीज़ें हैं, उनमें कुछ ऐसे गिफ्ट्स हैं उनके पास में जिन्हें आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी चीज़ों में अगर वो सही है और कुछ एक एरियाज़ में इसको डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, उस वजह से हम बच्चे को पर नाराज़ नहीं हो सकते हैं, उन्हें गुस्सा नहीं कर सकते हैं, बल्कि उनका सपोर्ट सिस्टम बनकर उनके साथ खड़े हो सकते हैं। क्योंकि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड बच्चों में बहुत ज़्यादा बच्चों को अफेक्ट करता है। अगर आप उस टाइम पर फ्रस्ट्रेट होने के बावजूद भी काम हैं, शांत हैं और उसके साथ हैं और उसे मोटिवेट कर रहे हैं, उसे प्रेस कर रहे हैं लगातार, ये एक बहुत बड़ा रोल रहता है बीइंग ए पेरेंट बच्चों के साथ में रहने का, जिसका बच्चों पर बहुत अधिक असर रहता है। इसके अलावा इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे बच्चे को डिफ़िकल्टी किस एरिया में है, उसको कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी है, एक है या एक के साथ कई और हैं। जिस भी एरिया में बच्चे को डिफ़िकल्टी है, जिस तरह की जो मैंने आपसे डिस्कस की हैं, जिस तरह की भी डिफ़िकल्टी आपके बच्चे को है, उस हिसाब से बच्चे का आपको ट्रीटमेंट प्लान बनाना है। एक चीज़ और हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम सब कुछ स्कूल पर नहीं रख देंगे कि स्कूल वाले उसे देखेंगे या स्कूल, क्योंकि स्कूल में टीचर्स के पास उसके लिए उतना टाइम नहीं है। आपको ही ये एफर्ट्स करने हैं घर पर बच्चे के साथ में, उसके लिए आईपी बनाना और स्पेशल एजुकेशन के बारे में जानकारी लेना, कुछ ना कुछ ऐसे रिसोर्सेज की हेल्प लेना या ऐसी कोई चीज़ें ढूंढते रहना जिससे कि आपके बच्चे को मदद मिल सके। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपका बच्चे को कहाँ डिफ़िकल्टी है या किस तरह का लर्नर है, किस वे में आपका बच्चा अच्छे से लर्न करता है। अगर आपका बच्चा विजुअल लर्नर है तो विजुअल चीज़ों को यूज़ किया जा सकता है। अगर आपका बच्चा, कुछ बच्चे काम को करने के सकते हैं, अगर वैसा है तो आप उसे वो चीज़ें करने के लिए दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चे ऑडिटरी लर्नर रहते हैं जो कि सुनकर चीज़ को जल्दी समझ पाते हैं। तो आपका बच्चा किस तरह का लर्नर है और उसके हिसाब से वैसे ही स्ट्रेटजी बच्चे के लिए आपको अडॉप्ट करने की ज़रूरत रहती है, ताकि बच्चा आपका जल्दी से और सही तरह से सीख पाए। इसके अलावा टीचर से लगातार एक कनेक्शन बनाकर रखना कि बच्चा स्कूल में कैसा रहता है या स्कूल में कोई चीज़ जिस वजह से वो डिस्ट्रैक्ट होता है, उसकी चीज़ों के बारे में पूछते रहना, बात करते रहना, ताकि आपको ये जानकारी रहे कि आपके बच्चे को कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अफेक्ट करती हैं उसके बिहेवियर्स को और उनकी डिफ़िकल्टीज़ को। इसके अलावा उनके होमवर्क का एक चार्ट बनाना, विजुअल में रखना कि उन्हें कौन कौन सी नोटबुक्स का काम करना है। दो काम के बीच में एक एक्टिविटी को स्टफ़ करना, अगर दो मुश्किल काम है उसके लिए तो एक सिंपल एक्टिविटी को आप ज़रूर स्टफ़ कीजिए ताकि बच्चे के लिए काम इजी हो पाए। इसके अलावा एक चीज़ और रहती है कि बच्चों को ब्रेक देना। ब्रेक में आप बच्चों के साथ में कोई फ़न एक्टिविटी या गेम खेल सकते हैं, क्योंकि बच्चे तो बच्चे ही हैं। अगर आप उनके साथ में थोड़ा टाइम उनके साथ में स्पेंड करते हैं तो बच्चे इस चीज़ को भी पसंद करते हैं और आपके साथ रहना चाहते हैं, आपकी बातों को मानना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चों के लिए रीडिंग काफ़ी मुश्किल होती है। एक पैराग्राफ, एक चैप्टर को पूरा रीड करना काफ़ी उनके लिए फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, क्योंकि जिन बच्चों को पढ़ने में प्रॉब्लम है, साउंड्स को जोड़ने में प्रॉब्लम है, हर साउंड का मीनिंग निकालने में प्रॉब्लम है, या फिर रिवर्सल, ओमिट करना, ये सब डिफ़िकल्टीज़ बच्चों को रहती हैं, तो बच्चे के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। उससे हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि बच्चे लगातार पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। हम उन्हें कुछ 2-3-4 लाइनें पढ़ने के लिए दे सकते हैं, बाकी का हम खुद पढ़ेंगे और आंसर भी खुद करेंगे, ताकि बच्चा ईजिली आपकी बात को समझ पाए। क्योंकि बच्चों को कंसंट्रेशन और मेमोरी को लेकर इश्यूज रहते हैं, जिसकी वजह से बच्चे उस चीज़ को जल्दी पिक नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा बच्चों में फ्रस्ट्रेशन या स्ट्रेस लेवल इतना अधिक रहता है कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। स्ट्रेस लेवल के चलते बच्चे फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। बच्चों को किस तरह से अपने स्ट्रेस को, अपने इमोशंस को रेगुलेट करना है या किस तरह से उन्हें एक्सप्रेस करना है, यह सिखाना भी ज़रूरी है। बच्चों को कुछ ऐसी गेम्स या स्पोर्ट्स बच्चों को पार्टिसिपेट करवाया जा सकता है, ताकि बच्चों का स्ट्रेस लेवल कम हो। क्योंकि एक्सरसाइज या योगा की बात करूँ या फिर
कुछ ऐसी गेम्स उनके साथ खेलना जिससे कि बच्चों का स्ट्रेस लेवल कम हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रेस कीजिए। आपका बच्चा पूरा करता है, जब भी वो अकम्प्लिश करता है, कोई भी अकम्प्लिशमेंट है उसके लिए उसको प्रेस करना मत भूलिए, उसको मोटिवेट करना मत भूलिए और उसके साथ में खड़े रहना मत भूलिए। क्योंकि जब बच्चा आपका सक्सेस उसको मिलता है तो उसके हकदार आप भी उतने ही हैं। आपको इस चीज़ से खुशी रहेगी कि आपने अपने बच्चे को उस टाइम पर सपोर्ट किया, जो सपोर्ट उसे कहीं और नहीं मिलेगी। एक अच्छे पेरेंट की तरह अगर हम बच्चों को समझ पाते हैं, उनकी मुश्किलों को समझ पाते हैं, तो बिलीव मी, लर्निंग डिसेबिलिटी इज़ नॉट ए चैलेंज फॉर आवर चिल्ड्रन। बच्चे इस चीज़ों को धीरे धीरे समझने लगते हैं और उनके लिए डिफ़िकल्टीज़ कम होती जाती हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी को पूरी तरह से ठीक करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम उन डिफ़िकल्टीज़ को कम कर सकते हैं जो आगे चलकर बहुत ज़्यादा हो जाएंगी बच्चे के लिए। ज़रूरी है हम पहले से ही मुश्किलों को समझें और बच्चों की मुश्किलों को कम करने की कोशिश करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।